मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की चहुमुखी विकास भी करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के हित में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं ताकि प्रदेश निरंतर प्रगति के राह पर आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली व्यवस्था को लेकर कई बड़े और नेक कार्य किए हैं, जिससे जगमग योजना से प्रदेश का कोना कोना जगमग उठे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में नए आयाम स्थापित कर रहा है। मनोहर सरकार हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास कर रही है ताकि गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8 सालों में बिजली व्यवस्था को भी बेहतर करने का काम किया है। जगमग योजना से प्रदेश का कोना कोना जगमग हो उठा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व बिजली सुधार की केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने भी सराहना की है। साथ ही केंद्रीय दल ने हरियाणा में इस क्षेत्र में अध्ययन कर लाइन लॉसेस को कम करने पर फोकस किया है, जिससे कि आज हरियाणा में लाइन लॉसेस 13.43% रह गया है, जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30% तक रहता था। मनोहर सरकार ने नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। तो साथ ही उपभोक्ताओं को राहत स्वरूप हरियाणा सरकार ने बिजली दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है। आयोग ने वर्ष 2023-24 के बिजली दरों के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई है। ये बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 0 से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए चार्ज किया, 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपए, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट तक चार्ज किया 6.30 रुपए, 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपए चार्ज किया। बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए दरें 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह, 15 हॉर्स पावर से ऊपर के मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपए। वर्ष 2023-24 के दौरान भी ये दरें निर्धारित रहेंगी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है। इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर पर नए कंडेंसर लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसेस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब स्टेशन बनाए गए हैं और पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े और नेक कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में लगातार प्रगति की राह पर गरीब जरूरतमंद आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद पुस्तकालय विस्तारण भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड यौगिक स्टडीज के भवन की भी आधारशिला रखी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिससे हरियाणा प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का सोच है कि प्रदेश को एक नई दिशा मिले, जिससे हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपना पहचान बना सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को 23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद पुस्तकालय विस्तारण भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड यौगिक स्टडीज के भवन और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज की भी आधारशिला रखी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किन किन प्रोजेक्टों के लिए सौगात दी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय को सौगात दी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को 23 करोड़ रुपए की मनोहर सौगात। सीएम ने विवेकानंद लाइब्रेरी के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 850 लाख रुपए की लागत से विवेकानंद पुस्तकालय विस्तारण भवन का निर्माण। भूतल पर 346, प्रथम तल पर 404 और द्वितीय तल पर 378 छात्रों के बैठने की क्षमता है। प्रथम तल पर फैकल्टी के लिए अलग से रीडिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। भवन में लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। सीसीटीवी सिस्टम भी भवन में स्थापित किया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लिफ्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हर एक तल पर पुरुष महिला के लिए पेयजल की व्यवस्था है। दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड यौगिक स्टडीज के भवन की आधारशिला रखी। विश्वविद्यालय के पब्लिक हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी। दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड यौगिक स्टडीज के निर्माण पर 660 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। वैदिक स्टडीज के लिए 4 क्लासरूम, एक डायरेक्टर रूम, एक ऑफिस, 4 फैकल्टी रूम की सुविधा है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक लाइब्रेरी हॉल, एक स्टोर रूम और शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। यौगिक स्टडीज में भी 4 क्लासरूम, एक डायरेक्टर रूम, एक ऑफिस, 5 फैकल्टी रूम की व्यवस्था है। एक योगा हॉल, एक पंचकर्म शासित कर्मालय, एक स्टोर रूम और शौचालय की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने को लेकर हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। बात करें कॉलेज निर्माण की या फिर बात करें विश्वविद्यालय में किए गए सुधार की, हर क्षेत्र में अब मनोहर विकास हो रहा है, जिससे प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार महापुरुषों की जयंतियां मनाने की नेक पहल की है, ताकि महापुरुषों की जयंतियां मनाने से युवाओं को काफी विचारधाराओं की बेहतर अनुभूति हो सके। इसी तरह से लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई पहल की शुरुआत करते हुए हर क्षेत्र में विकास की गति दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चाहे बात करें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर या बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मनोहर गति मिल रही है, जिससे गरीब जरूरतमंदों का विकास हो रहा है। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश नए भारत की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी बन रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। नए भारत की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी बन रहा हरियाणा, सहकारिता को आगे बढ़ाने में मनोहर सरकार की बड़ी पहल है। आपको बता दें कि मिल्क प्लांट की बात करें तो 7 है, सहकारी चीनी मिलों की बात करें तो 11 है। निर्यात 2022-23 में 2,15,000 करोड़ की निवेश कर रही है मनोहर सरकार, ताकि गरीब जरूरतमंदों का विकास हो सके। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि तय की गई है। बजट सत्र 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सुबह 11 बजे से शुरू होगा और मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के नाते 23 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर अब अंतिम मोहर और साथ ही अवधि तय करने को लेकर एक अंतिम फैसला जो बीएससी की बैठक में होना था वो ले लिया गया है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किस तरह से क्या तय किया गया है और इसके साथ ही इस बार बजट सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम रहेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। स्पीकर साहब, आज बीएससी की बैठक हुई है और बीएससी की बैठक में जो सेशन की अवधि है, बिजनेस जो रहेगा, उस पर चर्चा हुई है, क्या तय किया गया है सर? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि ये बजट सत्र 20 फरवरी को दोपहर 11 बजे आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।
अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे के लिए ब्रेक होगी और उसके तुरंत पश्चात फिर से जो विधानसभा का विधायी कार्य है उसको लेकर के बैठक होगी। उसके पश्चात 21 तारीख और 22 तारीख को जो आदरणीय राज्यपाल महोदय का जो प्रस्ताव है, जो वो उनका जो बजट संदेश है, वो उसके ऊपर चर्चा होगी और शाम को यानी 22 तारीख की शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो राज्यपाल के भाषण पर चर्चा है उसका जवाब देंगे। 23 फरवरी को जो हरियाणा विधानसभा का 2023-24 का बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उस बजट में प्रस्तुत करने के पश्चात जो विधानसभा उस दिन के लिए स्थगित होगी और जो उसके पश्चात जो 20 दिन का अवकाश पीरियड है जिसके अंदर जो विभिन्न समितियां हैं विधानसभा की, वो बजट की बारीकियों के ऊपर, बजट के प्रावधानों के ऊपर, बजट के अंदर क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या इस बात की ज़रूरत है कि उनमें अमेंडमेंट की जाए, किन किन मुद्दों को ज़्यादा मदों को पैसा ज़्यादा दिया जाए, इसके ऊपर जो कमेटियां हैं अपनी जो सिफारिशें हैं वो आदरणीय वित्त मंत्री को देंगी, सरकार को देंगी और उसके पश्चात बजट के ऊपर जो 17 मार्च से लेकर 17, 18, 19 को क्योंकि छुट्टी अवकाश है, 17, 20, 21 ये 3 दिन बजट के ऊपर चर्चा रहेगी और 21 तारीख शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट का जो प्रश्न है या बजट की जो चर्चा है उसका जवाब देंगे। 22 तारीख को जो विधायी कार्य विधानसभा के समक्ष आएगा हम 22 तारीख को वो क्लियर करेंगे। तो ये जो आपका बिजनेस जो है वो इस दौरान रहने वाला है, यानी जो अवधि जो रहेगी वो आज जो बीएससी में तय हुई है वो ये जो आपने तारीखें बताई है, ये जो शेड्यूल बताया है इसके मुताबिक रहेगी। लेकिन सर सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अभी तक बिजनेस कितना का आपके पास आप मिला है? देखिए, जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, जहाँ अभी तक 30 जो हमारे पास कॉल अटेंशन मोशन जो हैं वो विपक्ष की तरफ से आए हैं और उसके अलावा लगभग 350 प्रश्न जो तारांकित प्रश्न हैं और 150 गैर तारांकित प्रश्न ये अभी तक हमारे पास आए हैं। इसके अलावा जो 2 स्थगन प्रस्ताव हैं, 2 गैर सरकारी प्रस्ताव हैं और 1 बिल अभी तक सरकार की तरफ से आया है। मोटे मोटे ये हमारे पास जो अभी तक का जो इस विधायी कार्य हमारे पास आया है, क्योंकि हमें समय काफ़ी है इसलिए आगे भी ये विधायी कार्य और बढ़ सकता है। तो 22 तारीख को हमारा ये सत्र है जो समापन होगा। जी सर, ये बिजनेस जो आपके पास आया है, आप लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं। आपने पहले एक बड़ा परिवर्तन किया और हरियाणा की जो विधानसभा उसको ई विधानसभा के रूप में आज जो वो लेकर आए आप। आज डिजिटलाइजेशन एक तरह से हरियाणा विधानसभा का हो चुका है, लेकिन अब आपने जोर दिया है कि मातृभाषा जो हिंदी है हमारी उसमें ही तमाम कामकाज हो। तो इस बार का जो बजट सत्र का बिजनेस है वो पूरा बिजनेस हिंदी भाषा में हो, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हमने जो ये निर्णय किया है कि विधानसभा का जो हमारा ऑफिशियल वर्क है 100% वो हिंदी में होगा। इसके अलावा जो विधानसभा की कार्रवाई है वो भी पूरी तरह से हिंदी में होगी, लेकिन क्योंकि ई विधानसभा के अंदर उसके अंदर दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। हमें हिंदी की सुविधा भी है और उसमें इंग्लिश की सुविधा भी है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि किसी भी सम्मानीय सदस्य को कोई मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली बार हमने 98% जो था जो कागज़ की बचत की थी, और अब की बार हमारा प्रयास रहेगा कि 100% जो कागज़ है उसकी बचत की जा सके।
सर, आपने जो है वो सुरक्षा के लिहाज से भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। विधानसभा सचिवालय की जो बजट सत्र है उसके दौरान सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगी, उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं सर? देखिए पवन जी, वैसे तो हर सत्र से पहले इस प्रकार की बैठक का आयोजन होता है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी किसी प्रकार से ना रहे। लेकिन हर बार हम जो पुराने इंतजामात हैं उनको रिव्यू करते हैं। जहाँ कहीं कोई कमी महसूस हुई है उसमें कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उसी दृष्टि से आज हरियाणा के, पंजाब के और चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च अधिकारियों की बैठक सुरक्षा की दृष्टि से हुई है, जिसमें हरियाणा के जो होम सेक्रेटरी हैं आदरणीय और डीजीपी साहब, एडीजीपी साहब, जो पुलिस का पूरा प्रशासन, इसी प्रकार से पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी और चंडीगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारी भी उसमें शामिल हुए हैं। और उसमें ये निर्णय लिया है कि आपस के अंदर एक तालमेल कमेटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनना चाहिए, ताकि यदि कोई चीज़ या कोई सूचना हमें मिलती है उसको तुरंत आपस के अंदर साझा किया जा सके और कोई कार्रवाई की आवश्यकता है तो तुरंत उसके अनुसार कार्रवाई की जा सके। तो उस दृष्टि से जो विधानसभा की सुरक्षा है उसको चाक चौबंद करने के लिए आज ये बैठक की। अंतिम सवाल है सर मेरा, आप हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं सर। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की क्या अपील है? चूंकि कई बार देखा जाता है सर, बेवजह के मुद्दों पर वक्त जाया कर दिया जाता है, जबकि उस दौरान प्रदेश के हित के, अपने क्षेत्र के हित के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन कई बार बेवजह के मुद्दे ऐसे बन जाते हैं जिनके ऊपर लंबा समय बहस में निकल जाता है। तो आपकी क्या अपील रहेगी सर? देखिए पवन जी, मैं सभी अपने सम्मानीय विधायकों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनसे अपील करूंगा, उनसे बेनती करूंगा कि विधानसभा के अंदर जो मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उन सबको खूब अच्छे से चर्चा करनी चाहिए, विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उसके लिए जितना भी समय की आवश्यकता है मैं उन सबको समय भी दूंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा कि केवल हंगामा करने के लिए या केवल अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस शो करने के लिए हंगामा करना, वो हमारी जो विधानसभा की गरिमा है, मर्यादा है, उसके अनुसार नहीं है। तो मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि हम सब मिल करके अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका, जो एक सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभाए और जो प्रतिपक्ष है उनकी भी एक अहम भूमिका है, वो भी अपनी भूमिका जो है अच्छे ढंग से निभाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने और बजट सत्र की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने कहा है कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय कर लिया गया है, बजट सत्र की जो अवधि है उस पर मोहर लग गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी के माध्यम से सभी सदस्य जो हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, सभी से ये अपील की है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनको उठाएं, उनके ऊपर सार्थक चर्चा करें। लेकिन कई बार बेवजह के जो मुद्दे बन जाते हैं उसके ऊपर वक्त जाया होता है, उसके लिए अपील की है कि इस तरह के मुद्दों पर ना जाएं, बल्कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा सब मिलकर करें, ताकि लोकतंत्र की जो गरिमा है वो बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नए भारत की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी बनी हुई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी हरियाणा बासमती चावल, ऑटो मानव निर्मित फाइबर, इलेक्ट्रिक मशीनरी आदि वस्तुओं की भारत का 7वां सबसे बड़े निर्यातक है। अगर बात करें जीडीपी की, तो देश की जीडीपी भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें 3.78% का योगदान रहा है हरियाणा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के विकास के लिए कई मुमकिन कदम उठा रहे हैं। योजनाओं के जरिए लगातार गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए अग्रसर हो रहे हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है डी, 1 जून 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से रंजीत कुमार। रंजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर नवीन यादव, जो कि नूह से नोडल अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। ये खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान हमारा 6 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें 4,06,493 टोटल बच्चे हैं जिनको हम टीका लगा रहे हैं। ये बच्चे 9 महीने से 15 साल तक की उम्र के हैं, जिनको पहले अगर टीका लग भी चुका है तो उनको भी एक ये एक्स्ट्रा डोज दी जा रही है। तो 4,06,493 बच्चों में से आज कल तक की रिपोर्ट के हिसाब से हम 1,08,931 बच्चों को टीकाकरण कर चुके हैं। शुरुआती दौर में हमने यह एक्टिविटी स्कूल और मदरसों से शुरू की है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है और प्रशासन की तरफ से भी वर्दी डीसी सर और एडीसी मैम और सभी एसडीएम्स की तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभी अफसर साहिबान फील्ड विजिट कर रहे हैं, जिसमें कि स्टाफ को भी और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं और एनजीओज के थ्रू जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, एक सार्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर हमारा इम्यूनाइजेशन में सहयोग दे रही हैं। तो ये सभी मिलकर कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं, बच्चों को घर घर जाकर जागरूक करते हैं। स्कूल में जो टीचर्स हैं हमारे, वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। वो स्कूल में जैसे पीटीएम होती, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बच्चों की क्लास वगैरह में भी वो इस बारे में बात करके उन्हें समझाते हैं, टीकों के बारे में बताते हैं। हेल्थ टीम हमारी जाती है तो वो टीके के ज़रूरत के बारे में और उसके बारे में यही बताते हैं कि उसे कोई नुकसान नहीं है। अब आप ये भी देखिए, 1,08,931 बच्चों में से अभी तक किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह कैंपेन हमारा मार्च तक जो है प्लान है और ज़रूरत पड़ने पर, अचीवमेंट कम रहने पर हमें ये एक्सटेंड भी हम इसको करेंगे। जो 90% या उससे ऊपर अचीवमेंट पहुंचने का जो एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ है, उसकी हमें पूरी उम्मीद है कि हम उस लक्ष्य को सभी विभाग की मदद से उस लक्ष्य को बिल्कुल अचीव करेंगे। यह टीका जो है हमारा 2 बीमारियों से बचाता है, खसरा और रुबेला, जिसमें कि खसरा एक बड़ी भयानक और जानलेवा बीमारी है। यह एक दूसरे से भी फैलती है। जिस मरीज को ये हो जाती है तो खांसने और छींकने में जो उससे ये वायरस खसरे का जो है फैलता है। शुरुआती दौर में इसमें बुखार, शरीर पे लाल चकत्ते दाने इस तरह का होता है, आँख से नाक से पानी आता है और अगर समय पे सही इलाज ना मिले तो यह बीमारी बढ़कर निमोनिया, दिमागी बुखार, ईयर इन्फेक्शन का भी रूप ले सकती है और जिसमें और अगर समस्या बढ़ जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। इसी तरह रुबेला जो दूसरी बीमारी है, वो खसरे का हालांकि एक माइल्ड रूप है। हम इसको 2.5 दिन का खसरा भी आम भाषा में रुबेला को बोल देते हैं। और इसकी समस्या ये है कि तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा कौशल रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 15 जुलाई 2015, बी 19 जुलाई 2017, सी 11 जुलाई 2022, डी 10 जुलाई 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो
इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।